कल नहीं थी ना? मैं लिक्विडेटेड डैमेज का क्वेश्चन लिखवा के दूंगी, बट आर्या, आर्या किधर है? आर्या ऑनलाइन है आज भी? ओके, नॉट फीलिंग वेल, ओके। प्रेरणा, सुयांश, मुजम्मिल। मुजम्मिल आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन रहता है, इतना ज्यादा गायब रहता है। क्वेश्चन का आंसर भी लिखेंगे, बट आज सिर्फ 1.5 आवर है अपना क्लास, तो मैं क्या करूंगी, पहले वी विल स्टार्ट टीचिंग। कल का रिवाइज करें एक बार, की जरूरत नहीं है? करते हैं, चलो। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ओके। श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज होगा? देर आर 3 मोड्स बाय विच श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। श्योरिटी का डिस्चार्ज होना, इसका मतलब होता है गारंटर का अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त होना। दैट इज नथिंग बट श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया तो आपको श्योरिटी की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? You don't need surety when your guarantee contract gets over. तो अभी बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सबसे पहला है कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था अवनी का, उसने बीच में से ही, सब लोग बहुत पानी पूरी खाने लगे, क्या उसने बीच में से ही रोक दिया? बस बोले अब मेरे को नहीं गारंटी देना है, मैं मेरी गारंटी को रिवोक करती हूँ, डिसकंटिन्यू करती हूँ, डिसरिगार्ड करती हूँ, है ना? दैट इज व्हाट रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है मतलब गारंटी इज गिवन फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे नंबर ऑफ पानी पूरी प्लेट्स के लिए उसने गारंटी दी थी, दैट इज सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बीच में से श्योरिटी चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को या गारंटी को रिवोक कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। श्योरिटी कैन रिवोक द गारंटी, बट गारंटी रिवोक करने से पहले श्योरिटी को क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने का मतलब होता है आप आइदर ओरली नोटिस दो या आइदर और इन राइटिंग दो, दोनों वेज में चलेगा। नोटिस देने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कन्वे करना, इंफॉर्मेशन देना। क्या इंफॉर्मेशन देने के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब आफ्टर गिविंग नोटिस फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी गेट्स रिवोक, राइट? उसके पहले के ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, उसके पहले के ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी विल बी स्टिल लाइबल। एक चीज देखी थी हमने। दूसरा देखा, श्योरिटी का अगर डेथ हो गया तो क्या डेथ के केस में श्योरिटी विल बी लाइबल? नो। जिस दिन डेथ हुआ है उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए श्योरिटी वोंट बी लाइबल, बट जिस दिन डेथ हुआ उसके पहले के जो ट्रांजेक्शन है, पहले के जो ऑब्लिगेशन है, उसके लिए श्योरिटी लाइबल। बट कितना? जितनी उसकी प्रॉपर्टी है हम उतना वसूल कर पाएंगे। भाई नोवेशन, नोवेशन का मतलब होता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? फॉर्म किया। सो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आप अगर सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो अल्टीमेटली श्योरिटी का लाइबिलिटी तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, तो इट विल बी रिवोक व्हेन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। सो 3 केसेस ऐसे हैं। अगर श्योरिटी चाहो तो क्या कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में नोटिस देके गारंटी रिवोक कर सकता है? हाँ कर सकता है। नंबर 2, अगर श्योरिटी का डेथ हो गया तो गारंटी विल ऑटोमेटिकली बी रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स। एंड बाय नोवेशन, नोवेशन मतलब अगर आपका होल कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट होके न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटीज लायबिलिटी विल गेट ओवर और इट विल बी डिस्चार्ज्ड। नेक्स्ट इज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर मतलब क्या? क्रेडिटर अगर कोई ऐसी हरकत करेगा, क्रेडिटर ने क्या कुछ हरकत की रहेगी जिसकी वजह से श्योरिटी का लायबिलिटी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है? टेल मी। क्रेडिटर मतलब पैसा देने वाला, क्रेडिटर ने क्या कुछ हरकत की रहेगी जिसके वजह से आपको लगता है कि श्योरिटी का लायबिलिटी रिवोक हो जाएगा? हाँ, क्रेडिटर ने अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर दिया होगा तो श्योरिटी बोलेगा मेरे को तो बताया नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया, दैट टू विदाउट इन्फॉर्मिंग द क्रेडिटर, विदाउट इन्फॉर्मिंग द श्योरिटी,
देन श्योरिटीज लाइबिलिटी विल गेट ओवर। और क्या लगता है आपको, क्रेडिटर की क्या हरकत है श्योरिटी के लाइबिलिटी को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है? मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की वजह से। वो तो इधर प्रिंसिपल डेटर करे या क्रेडिटर करे, दोनों में से कोई भी करे तो श्योरिटी बोलेगा कि मेरे साथ तो अल्टीमेटली फ्रॉड हुआ है, सो हिज लाइबिलिटी विल गेट्स ओवर। अच्छा, और if it doesn't give the credit, okay, then guarantee contract won't arise। तो श्योरिटी का आने का सवाल ही नहीं होता है ना। इफ इट डजंट गिव क्रेडिट मतलब क्या, उधार देना। अगर क्रेडिटर उधार दे ही नहीं रहा है तो उसको गारंटर की क्यों जरूरत पड़ेगी, है ना। उधार देने के बाद क्रेडिटर मर गया तो भी उसका जो पैसा है क्रेडिटर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको रिटर्न करना पड़ेगा, और नहीं किया तो क्रेडिटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन स्यू द डेटर। चलो फर्स्ट नंबर, नहीं नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी थोड़ी है क्रेडिटर के डेथ के बाद वो आएगा, जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल डेटर का भी तो कहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है, नहीं रहता है। श्योरिटी एक थर्ड पर्सन है जो कि गारंटर होता है। अभी वो गारंटर प्रिंसिपल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या ना हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी, ये तो नॉर्मल है। नंबर वन, वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर दो, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। वेयर देयर इज वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट इज द कीवर्ड, विदाउट श्योरिटीज कंसेंट it would discharge the sureties in respect of all the transaction taking place in subsequent to variance। मतलब क्या कि डेटर और क्रेडिटर ने परस्पर पहले ही आपस में क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज ला लिया, बदलाव ला लिया, दैट टू विदाउट इन्फॉर्मिंग द श्योरिटी। तो श्योरिटी को जिस दिन पता चलेगा कि मेरे नॉलेज के बगैर ये चीजें हुई है, उसके बाद फॉर फर्दर ट्रांजेक्शन क्या श्योरिटी लाइबल रहेगा, श्योरिटी वोंट बी लाइबल फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट इज बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। डिस्चार्ज मतलब माफ कर देना, रिलीज कर देना, रिवोक कर देना। अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल का डेट माफ कर दिया तो गारंटर की कोई जरूरत है नहीं है। इसमें दो सिचुएशंस है, एंटर अ फ्रेश और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर गेट रिलीज्ड। एक क्रेडिटर और डेटर है, उन्होंने क्या किया, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, लोन का या डेट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम रीजन क्रेडिटर ने माफ कर दिया या रिलीज कर दिया डेटर को, चल तू मेरे 5,000 रुपए नहीं देगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जब आपने प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दिया है तो क्या श्योरिटी का कुछ लाइबिलिटी आएगा, श्योरिटी का कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। सेकेंड केस, does any act or omission the legal consequences of which the discharge of the principal debtor। मतलब क्या अल्टीमेटली क्रेडिटर ने ऐसी कोई एक्टिविटी किया, क्रेडिटर ने ऐसा कुछ किया जिससे ऑटोमेटिकली अपना जो प्रिंसिपल डेटर है उसके ऑब्लिगेशन से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेट से एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं, अभी वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना डेटर और क्रेडिटर दोनों का ऑब्लिगेशन है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इफ डेटर अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल ना करे या डेटर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो ना करे तो अल्टीमेटली क्या उनका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होएगा क्या, नहीं, guarantee contract won't be executed। And if guarantee contract does not executed due to not following the terms and conditions of the contract, then surety's liability will automatically get discharged, है ना। आपके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है तो श्योरिटी मतलब गारंटर का कुछ काम ही नहीं आता। और एक चीज और एक चीज, अगर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं मतलब फॉर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट लाइक नोवेशन, क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, हाँ श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। सपोज सपोज ये घर पेंट करने के लिए, ये घर को पेंट करने के लिए ये मैं हूं,
इट्स मी। और मेरे घर को पेंट करने के लिए मैंने एक पेंटर को क्या किया, मैंने एक पेंटर को अपॉइंट किया, हायर किया। तो ये पेंटर जैसे ही मेरे को देखा, बोले मैम आप पे कुछ भरोसा ही नहीं है, आप पे कुछ भरोसा नहीं है, आप पैसा दोगे नहीं दोगे, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए, ऐसे कुछ उसने बोला। और वो मना कर रहा है कि मैं आपके घर का पेंट नहीं करके दूंगा। तो यहाँ पे मेरा कोई एक रिलेटिव है, मेरा कोई एक रिलेटिव है वहीं पे था, मेरे घर पे आया हुआ था। और मेरे रिलेटिव वो पेंटर के पहचान का था। पेंटर ऑल्सो न्यू दैट रिलेटिव वेरी वेल। सो पेंटर ने क्या बोला, ये रिलेटिव ने क्या बोला, पेंटर सर आप क्या करो, ये मैम के घर का पेंट कर दो, बिंदास पेंट कर दो। इनकेस अगर मैम पैसा नहीं दे पाए तो कौन देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं पैसा दूंगा। तो पेंटर बोले ठीक है, अगर आप गारंटी दे रहे हो तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पेंटर बोला आई हैव वन कंडीशन। कंडीशन ऐसी है कि ये जो पेंट या बाकी जो मटेरियल लगने वाला है, मुझे ब्रशेस वगैरह मेरे रहेंगे, बट जो पेंट या कलर्स जो मटेरियल लगने वाला है वो किसका चाहिए, वो मैम ने क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, या जिसके घर पे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ उसने प्रोवाइड करने चाहिए पेंट कलर्स। तो हमने बोला ओके नो प्रॉब्लम। अभी जैसे एज डिसाइडेड दूसरे दिन पेंटर आ गया मेरे घर के पेंटिंग करने के लिए। पेंटर आके बैठा है, वो मुझे मैं बोल रहा है मैम कलर कॉम्बिनेशन चूज करो, आपको जो कलर चाहिए वो ऑर्डर करवा के दे दो। बट मैं सिर्फ बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने उसको उसके रिक्वायर्ड मटेरियल, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए मटेरियल चाहिए वो मैंने मटेरियल उसको प्रोवाइड नहीं किया। तो मैंने अगर उसको कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया तो पेंटर लाइबल है क्या मेरे घर का पेंट करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओमिशन, ये हो गया ओमिशन। अगर कोई एक्ट हो या कोई ओमिशन हो जहां पे मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है कि मैंने मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब डेटर ने मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए किसको, क्रेडिटर को। एंड इफ डेटर डज नॉट फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अल्टीमेटली क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वोंट बी एग्जीक्यूटेड। कल जाके कल जाके क्या मैं पेंटर को केस स्यू कर सकती हूँ क्या, या फिर मैं वो रिलेटिव को बोल सकती हूँ कि अरे कैसा लाया तूने पेंटर, मेरे घर का पेंटिंग ही नहीं किया, आई वांट टू फाइल केस अगेंस्ट हिम, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि रिक्वायर मटेरियल क्या मैंने प्रोवाइड किया, नहीं किया। तो अल्टीमेटली हमारे बीच में का कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन हो पाएगा क्या, ड्यू टू माई ओमिशन, नहीं हो पाएगा। एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो रिलेटिव है इसका जो श्योरिटी का एज अ श्योरिटी जो ऑब्लिगेशन था क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी डिस्चार्ज। Discharge of surety when creditor compounds with, gives time to, or agrees not to sue the principal debtor। कौन से केस में श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ, कंपाउंड का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन करना, ओके। गिव्स टाइम टू मतलब एक्स्ट्रा टाइम देना, जैसे आपको हमने रीपेमेंट के लिए 3 महीना दिया है, चलो आपको हम और 3 महीने देते हैं, दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। या फिर एग्रीज नॉट टू स्यू, वैसे टेक्निकली तो अगर क्रेडिटर का पैसा टाइम से नहीं मिला तो क्या ही हैव ऑल राइट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, यस ही हैव ऑल राइट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। बट अगर क्रेडिटर ने खुद ही क्या कर दिया, क्रेडिटर ने खुद ही प्रिंसिपल डेटर को ऐसा बोला कि मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, या आप पैसा दो ना दो मैं आप पे केस फाइल नहीं करूंगा, श्योरिटी बोल रहा है आपके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो मेरा क्या काम। सो ऑटोमेटिकली श्योरिटी का लाइबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज्ड। ये प्यारा नाम का एक लड़का है, ठीक है, प्यारा नाम का लड़का है। प्यारा नाम के लड़के ने प्यारी नाम के लड़की को क्या किया, लोन दिया। कितने का लोन दिया, 5 लाख रुपए का, दिख रहा है। प्यारे ने लोन दिया तो प्यारा कौन बन गया, अपना क्रेडिटर बन गया। प्यारी कौन बन गई, प्रिंसिपल डेटर आई कैन से। जब प्यारी ने प्यारी को लोन दिया तब वो इतना उससे उसको जानता नहीं था, है ना, तब वो दोनों स्ट्रेंजर्स थे। तो ये प्यारी के लोन का जिम्मेदारी किसने उठाया, प्यारा के
दोनों के एक म्यूचुअल फ्रेंड है, सो दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड था हर्ष, दोनों के बीच में बेचारा हर्ष फंस रहा है। बट ठीक है, हर्ष क्या बोला प्यारा को, देख अच्छी लड़की है, पैसों की जरूरत है उसको, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम मेडिकल रीजन, तो तू उसको प्रोवाइड कर दे, और वो क्या करेगी, लोन का रीपेमेंट कर देगी। इन केस उसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो मैं करूंगा, मैं भरोसा देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये प्यारा, हाँ, ये प्यारा बोला चल ठीक है हर्ष तू बोल रहा है तो मैं लोन दे ही देता हूँ। सो हर्ष कौन हुआ अपना, गारंटर, मतलब श्योरिटी, श्योरिटी, लोन का एश्योरेंस देने वाला पर्सन गारंटर या श्योरिटी होता है, तो हर्ष श्योरिटी बन गया। अभी क्या लोन का जो रीपेमेंट का टाइम है, इन्होंने 3 मंथ्स का डिसाइड किया कि विद इन 3 मंथ्स आपको क्या करना है, लोन को रीपे करना है, लोन का रीपेमेंट करना है। तो प्यारी सेज ओके नो प्रॉब्लम। बट ये 3 महीनों के बीच में, 3 महीनों के बीच में ये प्यारी और प्यारी बहुत ज्यादा मिलने लग गए, ज्यादा मिलने लग गए, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। हर्ष बेचारे को तो साइड में रख दिया, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और ये प्यारी को और कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, और कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने प्यारा से क्या कर लिया, उधार ले लिया। लेट से प्यारा से उधार लिया उसने, और 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए। टेल मी टोटल डेट बिटवीन प्यारा एंड प्यारी इज 5.5 आई कैन सी, है ना, 5.5 लाख रुपए का डेट है, और ये 50,000 रुपए का तो उन्होंने कोई रीपेमेंट टाइम या ड्यू डेट भी नहीं रखा, क्योंकि अभी प्यारा और प्यारी ऐसी सिचुएशन में थे कि उनके बीच में प्यार हो रहा था, तो उनको रीपेमेंट के टाइम का वगैरह कुछ पड़ी नहीं थी। ये चीज हुआ जब जब रीपेमेंट की बारी आई, जब रीपेमेंट की बारी आई, तो प्यारा क्या बोल रहा है प्यारी को, अरे, या फिर प्यारी ने बोला, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, बोले वो जो मैंने 50,000 लिए थे ना लोन के 10-5 दिन बाद, 50,000 लिए थे, मैं काम करती हूँ, वो और पहला वाला लोन दोनों को मर्ज कर देती हूँ, दोनों को मर्ज कर देती हूँ, मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द लोन हाउ मच अमाउंट आई विल गिव 5.5 लाख रुपए, 5,50,000 रुपीज। ओके, ऐसा इन दोनों के बीच में का एग्रीमेंट हुआ। तो क्या इन लोगों ने, अभी ये डेट जो था, एक डेट था 5 लाख रुपए का डेट है, क्या सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए ही हर्ष ने गारंटी दिया है? हाँ, सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए ही वो श्योरिटी है, 5.5 लाख रुपए का तो उसको पता ही नहीं है, ऊपर के 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन, ही इज अनअवेयर अबाउट द ट्रांजेक्शन। या फिर ऐसी एक सिचुएशन ले लो जहां पे प्यारा और प्यारी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और उनका पहले का डेट है 2 लाख रुपए, पहले का डेट है 2 लाख रुपए, और अभी का करंट डेट है 5 लाख रुपया, करंट डेट है 5 लाख रुपया, जिसके लिए श्योरिटी है हर्ष। ओके, तो इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया म्यूचुअली दैट वी विल कंपाउंड द डेट, कंपाउंड करना मतलब मिक्स करना, ऐड करना, पहले का जो उधारी है, पहले का जो लोन है प्लस अभी का लोन, दोनों को मर्ज करके मैं आपको लोन दे दूंगी। तो हर्ष बोलेगा ये तो मतलब नाइंसाफी है मेरे साथ, मुझे 5 लाख का गारंटर बनाया गया था, तो आई विल बी ओनली लाइबल फॉर द 5 लाख रुपीज, नॉट अ सिंगल रुपी मोर देन दैट। तो अल्टीमेटली जहां पे डेट कंपाउंड होता है वहां पे क्या श्योरिटी की, मतलब हर्ष की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? यस, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी व्हेन देयर इज कंपाउंडिंग ऑफ अमाउंट। ये देखो पढ़ती हूँ, नहीं समझा फिर से पूछो। इफ क्रेडिटर मेक्स कंपोजिशन, ओके, इफ क्रेडिटर मेक्स कंपोजिशन, अपने प्यारा ने क्या बोला, अरे वो 50,000 रुपए और 5 लाख को मर्ज करके दे देना, है ना, तो 5.5 लाख हो गए, वैसे दे देना। सो इफ क्रेडिटर मेक कंपोजिशन विद प्रिंसिपल डेटर, क्या कंपाउंड कर दिया दो डेट्स को विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी? हर्ष को तो पता ही नहीं है, हर्ष गारंटी के दिन के बाद उन दोनों से मिला ही नहीं है। Without consulting the surety, the latter is discharged. इसका मतलब है the liability of surety will get discharged, will get over. Composition inevitably involves variation of the original contract. Of course, indirectly composition क्या हो जाता है? क्या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन ही हो सकता है? हाँ, ऑल्ट्रेशन बोल सकती हूँ मैं कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का था, आपको डिस्काउंट मिल गया तो हो गया 40,000, क्या ये ऑल्ट्रेशन हुआ? हाँ, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का था, आपने कुछ और चीजें ऐड कर दी, आपका हो गया 70,000 बिल, क्या ये ऑल्ट्रेशन है? यस। सो ऑल्ट्रेशन के केस में जहां पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस हैं,
without knowing the surety. Either changes in the form of change in condition or composition of the debt. तो डेट का कंपोजिशन होने के बाद क्या हर्ष का लाइबिलिटी ओवर हो जाएगा? यस, द लाइबिलिटी ऑफ हर्ष विल बी ओवर. व्हाट इफ हर्ष को इन्फॉर्म किया होता दोनों ने? अगर दोनों ने मिलकर हर्ष को इन्फॉर्म किया होता कि सर हम 5 लाख का जो लाइबिलिटी था उसको हम 50,000 से बढ़ा रहे हैं, क्या आपको चलेगा क्या? तो श्योरिटी पे डिपेंड है ना, गारंटी कितने की देना. अगर हर्ष ने बोला होता यस नो प्रॉब्लम, तो देन ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होता. बट हर्ष को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो अल्टीमेटली हिज लायबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज्ड. हैव यू अंडरस्टूड दैट? एनी डाउट? होल लायबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज्ड, होल लायबिलिटी, नॉट अप टू 5 लाख, ऐसा नहीं, होल. देन है प्रॉमिस टू गिव टाइम. प्रॉमिस टू गिव टाइम बोला ना मैंने, प्यारा और प्यारी के बीच में प्यार हो गया है, तो ये 3 महीने का टाइम जो प्यारा ने दिया था प्यारी को, बोल रहा है चल कोई नहीं, तू 1 साल बाद डेट पे करेगी तो भी चलेगा. अभी हर्ष बोल रहा है इनके बीच में इतना प्यार है तो मेरी क्या जरूरत है. अल्टीमेटली ये भी तो एक चेंज इन टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, चेंज इन टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. सो अल्टीमेटली द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल गेट्स ओवर व्हेन द टाइम ऑफ पेमेंट इज गारंटीड. द डेट कब अराइज होता है या गारंटर का कब काम होता है? अगर 2 साल में आप पैसा ना पे कर पाए तो आपके बिहाफ पे ये व्यक्ति या ये पर्सन पैसा पे कर पाएगा. दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट अ डेट और गारंटी का ट्रांजैक्शन. अगर कोई ट्रांजैक्शन में टाइम होता ही नहीं तो गारंटर की क्या जरूरत पड़ती? लोग देते आराम से 50-60 साल में डेट देते थे. सो जहां पे टाइम का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है वहां पे गारंटर की कोई जरूरत नहीं होती है. अल्टीमेटली द लायबिलिटी ऑफ हर्ष विल गेट ओवर. द श्योरिटी हैज राइट टू रिक्वायर द प्रिंसिपल डेटर टू पे ऑफ द debt. Accordingly, it is one of the duties of creditor to a surety not to allow principal debtor more time for the payment. क्यों? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, it is one of the duty of the creditor towards surety. क्रेडिटर का ड्यूटी होता है इन गुड फेथ ऑफ श्योरिटी कि प्रिंसिपल डेटर को ज्यादा टाइम अलाउ ना करें. क्यों? क्योंकि श्योरिटी को क्या श्योरिटी स्टक रहेगा वो ड्यूरेशन तक वो ट्रांजैक्शन में. एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाई अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को एक्सेस टाइम अलाउ कर रहा है तो श्योरिटी बोल सकता है आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, आई वांट टू रिवोक गारंटी, और ऑटोमेटिकली इसका गारंटी रिवोक हो जाएगा. नेक्स्ट इज प्रॉमिस नॉट टू स्यू. स्यू का मतलब होता है आप किसी पे केस फाइल कर रहे हो, अगर आपका पैसा सामने वाले पार्टी ने रीपे नहीं किया तो क्या आपका यू हैव फुल राइट टू claim the amount? Definitely. Can you sue the other party, that is principal debtor? Yes. But यहाँ पे अगर प्यारा ने प्यारी को प्रॉमिस कर ही दिया है कि मैं तेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे श्योरिटी का लायबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज्ड. If the creditor under agreement with the principal debtor promise not to sue, the surety will be discharged. The main reason that the surety is entitled at any time to require the creditor to call upon the principal debtor to pay off the debt when it is due, and this right is positively violated when the creditor promise not to sue. Ultimately क्या है कि बाबा अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा ना पे कर पाया तो उसके बिहाफ पे किसको करना पड़ेगा? श्योरिटी को करना पड़ेगा. फर्दर विल श्योरिटी विल स्टेप इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर, दैट इज श्योरिटी कैन sue प्रिंसिपल डेटर. यस, he can for the payment. और ये राइट ऑफ श्योरिटी वायलेट ना हो इसके वजह से अगर एक्सेस टाइम दिया गया या प्रॉमिस नॉट टू स्यू है तो इन दैट केस इट इज इम्प्लाइडली द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल गेट ओवर, विल गेट डिस्चार्ज्ड. अंडरस्टूड? लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा? ओके. प्रॉमिस नॉट टू स्यू, अगर क्रेडिटर और डेटर के बीच में ऐसा एक म्यूचुअल अरेंजमेंट है. क्या अरेंजमेंट है? क्रेडिटर बोल रहा है देख मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा, मतलब क्या डेटर कितने भी साल पैसे देता बैठेगा फिर भी क्रेडिटर वोंट स्यू, फिर भी क्रेडिटर स्यू. तो यहाँ पे क्या गारंटर की जरूरत है क्या? देखो जहां गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट, बट फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो डेट दो तो ही गारंटर की जरूरत है. अगर मैंने आपसे लोन लिया 50,000 रुपए का एंड यू सेज
कि मैम एक गारंटर तो चाहिए लोन के लिए, सो मैंने किसी मेरे रिलेटिव को गारंटर बना दिया. बट नाउ यू आर सेइंग कि मैम आप आराम से लोन पे करो, 50-60 साल आराम से दोगे तो भी चलेगा. क्या गारंटर की अभी जरूरत है क्या? ऑटोमेटिकली गारंटर का जो राइट है टू स्यू अगेंस्ट मी, दैट इज प्रिंसिपल डेटर, वंस ही रीपेड माई लोन ऑन माई बिहाफ, तो वो राइट वॉयलेट हो जाएगा. इसके लिए क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, इम्प्लाइडली श्योरिटी का लाइबिलिटी विल गेट ओवर. स्यू नहीं करने का, I won't sue the, yes, creditor will promise to debtor that creditor ही पैसा दे रहा है ना, तू मेरे को पैसा नहीं भी दिया टाइम से तो भी मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा, ऐसा काइंड ऑफ प्रॉमिस क्रेडिटर डेटर को कर रहा है. तो गारंटर की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे गारंटर के राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं. अच्छा, गारंटर के क्या राइट्स होते हैं? कैन गारंटर स्यू प्रिंसिपल डेटर? यस. सो दीज राइट ऑफ गारंटर विल विल बी वॉयलेटेड अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा. अभी कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे श्योरिटी वोंट बी डिस्चार्ज, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. हमने अभी कुछ केसेस देखे जहां पे श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज होगा. नाउ वी विल सी सम केसेस वेयर श्योरिटीज लायबिलिटी डज नॉट गेट डिस्चार्ज. चलो, एक यहाँ पे एक बात बोलती हूँ. प्यारे ने प्यारी को लोन दिया 5 लाख रुपए का. ओके, प्यारा ने प्यारी को लोन दिया 5 लाख रुपए का, रीपेमेंट है 3 मंथ्स का. नाउ प्यारे ने क्या बोला, प्यारा ने प्यारी को बोला देखो आपस की बात है, मैं तुझे लोन पे 10% ऑफ डिस्काउंट देता हूँ. रीपेमेंट के टाइम पे लोन पे डिस्काउंट दे दिया. कितना महान है, -10%, मतलब कितना हुआ, 4.5 लाख रुपीज. So now 4.5 lakh rupees should be paid in 3 months. Should be paid in 3 months. Now tell me, क्या हर्ष का, क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गया या नहीं हुआ? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होगा, क्यों? पहले 5 लाख का लोन था, अभी 5 लाख से घट के लोन हो गया 4.5 लाख. प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू पर्सनली थिंक, दैट श्योरिटीज लाइबिलिटी विल गेट ओवर और इट विल नॉट गेट ओवर? आई वांट हैंड्स. मैं पूछूंगी, एक दो, और किसी को कुछ लगता नहीं है? श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म होएगा कि नहीं होगा, बस मुझे बताना. 5 लाख का लोन घट के 4.5 लाख हो गया, अब क्या करें? चेंज तो है, पीछे क्या लगता है? सोमेश, कार्तिक, भावेश, लास्ट कुछ नहीं लगता है. रोहन, श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगा. श्योर, हाँ बोलो यश. डिस्चार्ज होगा, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन है, डिस्चार्ज होगा. और शायद से नहीं होगा, रीजन बोलो. जस्ट डिस्काउंट दिया, ओके. अच्छा, पहले कंपोजिशन था, अभी डिस्काउंट है, इसके लिए डिस्चार्ज नहीं हुआ, ऐसा? चेंज तो है ना, बट टर्म्स एंड कंडीशंस में. डिस्काउंट इज ऑल्सो ऑल्ट्रेशन. हाँ, चलो ठीक है. ओके, आपके लॉजिक वैसे सही जा रहे हैं बहुत लोगों के. सी, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जिसके वजह से श्योरिटी को कोई इनकन्वीनियंस हो, इन दैट केस डेफिनेटली श्योरिटीज लाइबिलिटी विल गेट ओवर, बात खत्म. बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज हो जिसके वजह से श्योरिटी को बेनिफिट मिले, डेफिनेटली श्योरिटीज लाइबिलिटी विल नॉट गेट डिस्चार्ज्ड. अभी बेनिफिट मिला है क्या श्योरिटी को? हाँ. तो सी, आपका सोचना गलत नहीं है. जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो गया तो श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज है, ऐसा आपने सोचा. बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने के वजह से क्या श्योरिटी को कन्वीनियंस हुई है या इनकन्वीनियंस हुई है, दैट वी विल हैव टू थिंक. सो इफ द चेंज इन terms and conditions of the contract is in benefit
to the surety, then definitely the liability of surety will not be discharged. समझा? मस्त है ना? हाँ. Surety is not discharged when the arrangement made with the third person to give time to principal debtor. कैसे? Surety is not discharged when the arrangement made with the third person to give time to principal debtor. मतलब when the contract to give time to principal debtor is made by creditor with third person and not with the debtor, surety is not discharged. ये दो पॉइंट को अपन कंपेयर करेंगे. टाइम मेड विथ अ थर्ड पर्सन. देखो, मिस्टर ए तो मिस्टर सी. ए कौन है? प्रिंसिपल डेटर. सी इज आवर क्रेडिटर, क्योंकि ए ने लोन सी से लिया ना. अभी क्या है? लोन था 1,00,000 रुपयों का. रीपेमेंट का टाइम था 3 महीने. विद इन द 3 मंथ्स गारंटर बी को रख देते हैं. विद इन द 3 मंथ्स ए कुड नॉट पे द लोन अमाउंट. ये इधर से आया, ए का कोई रिलेटिव आया, मिस्टर डी. मिस्टर डी आया और मिस्टर डी एक क्रेडिटर से बात कर रहा है डायरेक्टली. सर, ये तो लोन पे नहीं कर पाया 3 महीनों में क्योंकि उसके कुछ अदर फाइनेंशियल प्लान्स थे. क्या आप प्लीज थोड़ा टाइम अलाउ करोगे क्या लोन के लिए? विल यू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू रीपे द लोन? आई विल ज्वाइन एज अ श्योरिटी. एग्जैक्टली. थर्ड पर्सन को श्योरिटी, थर्ड पर्सन श्योरिटी को ज्वाइन होता है. मुझे बता, मैं अकेली या मैं अकेला 1,00,000 रुपए भरने वाला था. हम मेरे साथ कोई आया है तो हम 50-50 भरेंगे. क्या हमारा बर्डन कम हुआ? यस. ये केस में क्रेडिटर का बर्डन गॉट रिड्यूस और दिस ट्रांजैक्शन इज इन फेवर ऑफ श्योरिटी, राइट? तो अल्टीमेटली द श्योरिटीज लायबिलिटी वोंट गेट डिस्चार्ज्ड. हैव यू अंडरस्टूड? मैं रीड करती हूँ. Where there is a contract to give time to principal debtor is made by creditor with third person, made by C with D, made by C with D, made by creditor with third person. If it is made by creditor with debtor हुआ तो surety का liability will get discharged according to that point, because it will violate the surety's right. But the arrangement is between creditor and the third person who is not a part of transaction. Creditor and third person, not with the debtor, the surety is not discharged. बाहर कौन है? क्या देख रहे हो? बाहर कौन है? कोई? बहुत लोग हैं. अच्छा, हाँ, बहुत बार बताऊंगी, एक बार नहीं. श्योरिटी, डेटर, क्रेडिटर. क्रेडिटर डेटर को पैसा देता है, श्योरिटी डेटर का जिम्मेदारी उठाता है, गारंटी देता है. अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही एक्स्ट्रा टाइम दिया तो श्योरिटी बोलेगा तुम लोगों के बीच में म्यूचुअल अरेंजमेंट है तो मेरी क्या जरूरत है, मेरी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज. बट अगर क्रेडिटर ने ना प्रिंसिपल डेटर ना श्योरिटी किसी थर्ड पर्सन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया या थर्ड पर्सन के साथ कोई म्यूचुअल अरेंजमेंट किया दैट आई विल गिव टाइम टू दैट क्रेडिट, वो थर्ड पर्सन एज अ को श्योरिटी ज्वाइन होने वाला हो तो ये मिस्टर डी सी को क्या बोल रहा है? सर 3 महीने में 1,00,000 तो ए पे नहीं कर पाया, बट आप उसको और 3 महीने अलॉट कर दो, लगे तो मैं ये लोन का गारंटी देता हूँ. पहले गारंटर भी था, अभी और एक गारंटर ऐड हो गया, डी. सो क्या यहाँ पे मोर देन वन श्योरिटीज है? हाँ, मोर देन वन श्योरिटीज है तो दोनों श्योरिटीज के ऊपर का लोड या बर्डन कम होगा. इन केस ए पे नहीं कर पाया तो क्या अभी सिर्फ बी को पे करना है क्या? नहीं, बी और डी मिलके देंगे. हैव यू अंडरस्टूड? गिव टाइम टू क्रेडिटर, क्रेडिटर गिव्स टाइम टू डेटर. ये केस में श्योरिटी का लायबिलिटी
डिस्चार्ज होगा. बट व्हेन क्रेडिटर has mutual arrangement to give time to third person, then surety's liability won't be discharged. बोलो. इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये पॉइंट भी है कि को श्योरिटी कितना बेयर करेंगे, ऐसा दैट विल बी इक्वल. इफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है तो नो प्रॉब्लम, बट इफ इट नथिंग इज सेड इन द कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज बाय डिफॉल्ट दैट को श्योरिटी शुड बेयर इक्वल. आगे है. नो ही कैन नॉट डिस्चार्ज ना. वी आर seeing the cases where surety's liability cannot discharge. क्यों करेगा? क्यों करेगा? 1 लाख का 2 लाख हुआ तो बाय डिफॉल्ट होने वाला है. 1 लाख का 50,000 हुआ तो कोई क्यों गारंटी डिस्चार्ज करेगा? अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग सर्कमस्टांसेस है तो देन ही विल गिव नोटिस एंड ही विल डिस्चार्ज. नहीं, ड्यू डेट के बाद की बात नहीं कर रही हूँ. विद इन दैट 3 months ऐसा कुछ डील हुआ कि वी वांट मनी फॉर सम मोर डेज एंड आई विल ज्वाइन एज अ को श्योरिटी. सो नाउ इसमें द श्योरिटी का लाइबिलिटी वोंट गेट डिस्चार्ज्ड. को श्योरिटी सेज, अरे बाप रे, को श्योरिटी को खुद ही गारंटी लेना है. अच्छा, खुद ही महान बनना है ऐसा. को श्योरिटी मतलब बी बोल रहा है डी तू मत आ, मेरे को पूरा पैसा भरने दे, ऐसा तो भर फिर पैसा. डी बोलेगा हु विल गेट डिस्चार्ज? डी. देखो, क्रेडिट पीरियड 3 months का है. 3 months में वो पैसा नहीं पे कर पा रहा है. इसके लिए डी डी कहीं से तो आया और क्या बोला, आप और थोड़ा टाइम अलॉट करो, मैं कॉश्योरिटी बनता हूँ. और थोड़ा टाइम अलॉट करना या ना करना इज इन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर. एंड क्रेडिटर नो मिस्टर डी वेरी वेल कि और ज्यादा टाइम अलॉट करके मैं, मेरा पैसा का एश्योरेंस है या पैसा रिटर्न आने का गारंटी है तो डेफिनेटली मिस्टर सी विल अलाउ. अभी एक्स्ट्रा टाइम अलाउ करने के बाद भी चाहता है कि मैं ही अगले 3 महीने भी इसका गारंटी लूं तो भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मांगेगा. इंटरेस्ट तो पहले 3 महीने पे भी रहेगा. 3 महीने का बस मैं रीपेमेंट का ड्यूरेशन बता रही हूँ. 1 लाख इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ही कैन आस्क इंटरेस्ट एज पर द मार्केट रेट जो भी. किसी को नहीं समझा? आया कि उसको आना लगा. उसका रीजन ये है कि सर आप प्लीज और 3 महीने डेट अलाउ करो, वी नीड मनी. वो थर्ड पर्सन डी ए का पहचान वाला है. वी नीड मनी, यू जस्ट अलाउ एक्स्ट्रा सम एक्स्ट्रा मंथ्स का डेट एंड आई विल बी को श्योरिटी और आई विल ज्वाइन एज अ को श्योरिटी. अगर वही रिक्वेस्ट ए सी को कर रहा है, सी मान रहा नहीं होगा तो डी ने रिक्वेस्ट करके देखा. फर्क पड़ता है ना. को श्योरिटी रहो तो बर्डन कम होता है. जहां पे मुझे होल एंड सोल 1 लाख रुपीज पे करना था, आज मुझे सिर्फ 50,000 रुपीज पे कर रहा है. एज मच एज को श्योरिटी ज्वाइंस. 3 लाख का डेट है, एक को श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेटर ने रिपे नहीं किया तो उसको 3 लाख भरना है. 3 लाख का डेट है, 3 को श्योरिटीज है, प्रिंसिपल डेटर ने रिपे नहीं किया, एक को कितना भरेगा? 1 लाख. तो अल्टीमेटली जो ट्रांजेक्शन में को श्योरिटी को या श्योरिटी को बेनिफिट हो रहा है, इन दैट ट्रांजेक्शन श्योरिटीज लाइबिलिटी वोंट गेट डिस्चार्ज. जो ट्रांजेक्शन में श्योरिटी को इनकन्वीनियंस हो रहा है वो ट्रांजेक्शन में श्योरिटी बी इम्प्लाइडली डिस्चार्ज.
Next is creditors who wishes to sue does not discharge surety. Mere forbearance on the part of creditor to sue the principal or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of provision of the guarantee to the contrary, discharge the surety. मतलब है कि आपका क्रेडिटर का और डेटर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। डेटर क्रेडिटर के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा एक्सप्रेसली कुछ लिखा नहीं है दैट आई विल स्यू विद इन सम टाइम और आई विल डज नॉट स्यू। सो अल्टीमेटली इफ एक्सप्रेसली अगर नहीं लिखा है और क्रेडिटर ने स्यू नहीं किया प्रिंसिपल डेटर को, या फिर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने से रह गया ड्यू टू सम रीजन, बट इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो अल्टीमेटली ये इंप्लाइड तो होगा नहीं क्रेडिटर पे। सो यहाँ पे क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगा? श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये तो बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है कि अल्टीमेटली विद इन दैट ड्यूरेशन अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल को स्यू नहीं किया तो क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा अल्टीमेटली। Mere forbearance on the part of creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not discharge the right of surety. So ultimately, surety will not be discharged from his suretyship. ये डी है, कौन सा डी पॉइंट है? क्रेडिटर के रिलेटेड ही है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन impairing the surety's eventual remedy. If the creditor does any act which is inconsistent with the right of surety or omits to do any act which his duty to surety requires him to do, and the eventual remedy of surety himself, again the debtor is there impaired, the surety is discharged. It is very simple case where creditor or debtor do any activity which is inconsistent with the surety. अल्टीमेटली श्योरिटी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उनसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, तो इन दैट केस क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज? यस, श्योरिटी का लाइबिलिटी विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्चार्ज। लिखे क्या? बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर मतलब नंबर 2 मोड है ना, नंबर 1 मोड का ए बी सी लिखा, नंबर 2 मोड का 2A 2B 2C 2D ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या लिखा आपने? नंबर रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो 1 था, फिर उसके 3 1A 1B 1C। हाँ, अभी 2 पॉइंट लिखो, 2 नंबर 2 पॉइंट में सेकेंड मोड लिखो बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। ए 2B 2C और 2D लिखो। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय वराइंस इन अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चलो लिख ही लो, देख के ही लिखो। Once in term of contract without consent of surety, surety's liability will be discharged. कुछ भी लिखो। चेंजिंग कंडीशन हुआ है विदाउट श्योरिटी का कंसेंट, श्योरिटीज लाइबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज्ड।
बस इतना लिखो तो ही चलेगा। डन। बैंक रिलीज और डिस्चार्ज। Surety is discharged if new contract with principal debtor. If surety is discharged, if the creditor enters in new contract with debtor, and if creditor does not does any act or omission with a legal consequences. क्या हुआ चुक चुक करने को? ठीक है, इतना लिखो, देन स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। पेंटिंग does not providing the pen brush to painter. और फिर 2C लिखना। If creditor, point number 1, point number 2, and C, yes. टू बी टू सी ऐसा लिखो, फिर 2D लिखेंगे और फिर बाद में केसेस लिखेंगे वेयर श्योरिटीज लाइबिलिटी डज नॉट डिस्चार्ज। लिखो जल्दी जल्दी, आज कम है क्लास। 2B 2C। Who said मैम? ही कैन sue फॉर damages। उसका टाइम ये हुआ ना, हाँ, ही कैन sue टू डेटर। हो गया। न्यू बुक बनाई क्या प्रिया? प्रिया राइट, बना ली। चलो लिखेंगे अभी, इस ये पॉइंट के अंदर लिखो। इफ क्रेडिटर मेक्स कंपोजिशन with principal debtor, if creditor makes composition with principal debtor
without consulting surety, without consulting surety, without consulting surety, or he gives, continue करो, without consulting surety, or he gives extra time for the payment of guaranteed debt, or he gives extra time, लिखो चैताली, or he gives extra time for the payment of guaranteed debt, or he promise, he मतलब कौन, क्रेडिटर, हाँ, और he promise not to sue the principal debtor, or he promise not to sue the principal debtor, in all the cases surety's liability will get discharged. अभी 2D लिखो, पॉइंट 2D लिखो. 2D पॉइंट जितना हाईलाइट किया लिख लो. टुमारो रेगुलर टाइम पे अपने 8:30, बस आज के दिन था 9 का. गौरव नहीं है क्या आज? है. सभी लिखना है जो हाईलाइट किया है. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और इम्पेयरिंग द इवेंचुअल रेमेडी, मतलब अगर जो श्योरिटी का राइट अगर वॉयलेट हो रहा है या फिर वहां पे कोई रेमेडी नहीं है जिससे श्योरिटी का राइट बचे, so that will be inconsistent with surety, that will be nothing but misrepresentation, anything happening without the knowledge of surety, चाहे वो चेंज इन कंडीशन हो या चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन और एनीथिंग एल्स, then yes, घुमा फिरा के दिया, then his liability will get over. Okay, surety can sue both the parties, tripartite agreement है ना, so he can sue both the parties. डिपेंड, जनरली मिसरिप्रेजेंटेशन अगर क्रेडिटर से हुआ है तो क्रेडिटर को करेगा, दोनों ने म्यूचुअली एग्री करके उसको फंसाया है तो दोनों पे करेगा केस. अभी अपने को कुछ केसेस ऐसे लिखने हैं वेयर श्योरिटीज लाइबिलिटी डज नॉट गेट डिस्चार्ज्ड. इसमें अपन थोड़ा एग्जाम्पल लिख के लेंगे, है ना. बस इसका मेन हेडिंग लिखो, मेन हेडिंग लिखो एंड फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, मेन हेडिंग लिखो एग्जाम्पल लिखते हैं.
लिखना हो गया क्या? लिखो, सिर्फ हेडलाइन लिखना है अपने को, एग्जाम्पल लिखो. सी अ क्रेडिटर, एग्जाम्पल, सी अ क्रेडिटर. क्या लिखना है यही पता नहीं है. केसेस में श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज. नंबर वन, सिर्फ हेडलाइन लिखो, ऐसा मैंने बोला. लिखा? ठीक है, मैं और 1 मिनट रुकती हूँ, जो लोगों ने नहीं लिखा वो लिख लो, देन डायरेक्टली वी विल स्टार्ट राइटिंग विद द एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल लिखो. सी अ क्रेडिटर gives loan to Mr. A, ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल डेटर. सी अ क्रेडिटर गिव्स लोन टू मिस्टर ए, ब्रैकेट में प्रिंसिपल डेटर, ऑफ ₹1 लाख फॉर 3 months. ऑफ ₹1 लाख फॉर 3 months. ऑफ ₹1 लाख फॉर 3 months. B is surety to the agreement. B is surety to the agreement. Further, further, Mr. D, Mr. D request creditor. Further, Mr. D request creditor to extend the time, to extend the time, extend the time of debt, and by their mutual agreement, by their agreement, Mr. D will join as a co-surety. Mr. D will join as a co-surety. Then डेट के बाद क्या है उनको बोलो. By the mutual arrangement or agreement, D will join as a co-surety. Hence, it will not discharge B's liability. Hence, it will not discharge B's liability. कुछ फायदा कुछ नहीं है क्योंकि श्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. That is not for continuing transaction. That is for a specific transaction. पीरियड एक्स्ट्रा, टाइम एक्स्ट्रा करके दो बोल रहा है. 3 महीने का रिपेमेंट को 6 महीना का रिपेमेंट कर दो. 3 लाख, 3 months का 6 months बोल रहा है. 1 लाख रुपीज का 50% अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. सेकेंड लिखो, creditor sue does not discharge surety's liability. Creditor's forbearance to sue does not discharge surety's liability. Creditor's forbearance to sue does not discharge creditor's liability. That's it. हाँ,
Creditor's forbearance to sue does not discharge surety's liability. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कब होता है? जब मिस रिप्रेजेंटेशन से गारंटी ऑब्टेन की गई हो, ये तो आपको पता है। धोखा देके किसी गारंटर को बुलाया हो, अगर कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, या फिर जहां पे इट इज द responsibility or obligation of the creditor or debtor to convey the fact about material circumstances and they remain silent at that time, then ये क्या बन जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि दो फ्रेंड्स है, जैसे साक्षी और उन्नति दो फ्रेंड्स है, बोले अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तू डेटर बन जा, मैं क्रेडिटर बन जाती हूँ, और अपन मैम को गारंटर रख लेंगे। मैम को ऐसा बताएंगे कि जो डेटर है उसको पैसों की जरूरत है और उसने क्रेडिटर से क्या किया? पैसा लिया। सो उन्नति ने साक्षी से 5,000 रुपया उधार लिया, गारंटर कौन बनी? मैं बनी। अभी इन दोनों के बीच में पहले ही डिसाइडेड है, जो कि मेरे को पता नहीं है क्या डिसाइडेड है। इन लोगों को अल्टीमेटली मेरे को धोखा देना है, बोले मैम जो देंगे रीपेमेंट के 5,000 रुपए वो आधे आधे बांट के ले लेंगे और बाद में मैम को रीपे भी मत करना। क्या वो श्योरिटी के साथ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ? हाँ। या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर रहे हो आप लोग, डेटर और क्रेडिटर, और श्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, सो अल्टीमेटली ये केस में भी क्या हो जाएगा? श्योरिटी या गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। या फिर गारंटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर के साथ, जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं होता है, क्रेडिटर इज नॉट लाइबल टू पे। ये क्रेडिटर है, ये डेटर है। अभी क्रेडिटर का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि देख डेटर, मैं तेरे को 1 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार हूं, बट मेरे को गारंटी में बी के साथ डी चाहिए, या मेरे को एटलीस्ट 2 गारंटर चाहिए। तो जब तक बी है तब तक क्या सी लोन देने के लिए लाइबल है? नहीं। बी को किसने ज्वाइन करना चाहिए? बी को डी ने या किसी और गारंटर ने जब तक ज्वाइन नहीं करता है, तब तक सी इज नॉट लाइबल टू गिव डेट टू ए। और सिर्फ एक गारंटर होगा तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट विल बी void और इट विल बी इनवैलिड इन नेचर, क्योंकि ऑलरेडी बोला हुआ है कि को श्योरिटी ने ज्वाइन करना चाहिए, तो को श्योरिटी ने ज्वाइन करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। देन है राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या राइट्स है? अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट डेटर, अगेंस्ट को श्योरिटी। टेल मी व्हाट इज द राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर? ये बी है, बी के सी के अगेंस्ट क्या राइट हो सकता है? राइट मतलब हक, अधिकार, ऑब्लिगेशन नहीं, राइट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है वो डिस्क्लोज करे, वो बी का राइट है। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द, ओके, चेंजेस जो होने वाले उसको पता चले, एवरीथिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, इट इज सी, बी इज राइट। राइट मतलब क्या? जैसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जैसे राइट होता है, आपके एज अ ह्यूमन बीइंग क्या राइट होते हैं, वैसे टाइप के श्योरिटी के क्या राइट है? एज अ श्योरिटी कुछ राइट नहीं है। श्योरिटी ने अगर प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पैसा दिया, तो क्या वो पैसा प्रिंसिपल डेटर से वसूल कर पाएगा? दैट इज इज राइट, दैट इज इज राइट। तो मैं बोल रही हूं कि बी का सी के अगेंस्ट क्या राइट हो सकता है, इमेजिन करो। हाँ, तो बी क्या क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट होगा? इमेजिन व्हाट इज द राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट, व्हाट कुड बी द राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर? क्या हो सकता है कि कुछ नहीं। टू sue द क्रेडिटर फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ बोलो शर्विन।
राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर और राइट अगेंस्ट श्योरिटी। एक श्योरिटी का दूसरे को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट होगा? पैसा नहीं भरा या पैसा भरा तो वो वसूलेगा। जैसे यहाँ पे बी और डी ने गारंटी दिया है, अभी ये गारंटी में डी ने पूरा पैसा भर दिया, तो क्या डी विल हैव राइट टू कंपेंसेट द मनी फ्रॉम मिस्टर बी? यस, एंड दे बोथ विल कंपेंसेट द मनी फ्रॉम मिस्टर ए। ओके, चलो, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। फर्स्ट है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सुना है वर्ड? हाँ, नहीं, सब्रोगेशन मतलब होता है टू स्टेप इनटू शूज ऑफ समवन। ये तो वर्ड सुना होगा, मैं नहीं बोला बहुत बार। टू स्टेप इनटू शूज ऑफ समवन व्हेन द गारंटीड डेट बिकम्स ड्यू or on the default of the debtor to perform guarantee, duty has taken place, surety upon the payment of performance of, he is liable, he is invested with all the rights which the creditor has against the principal debtor. Ultimately, right of subrogation का मतलब होता है surety will step into shoes of creditor. How? ए को 1 लाख रुपया देना है सी को, ठीक है, ए नहीं दे पाया तो कौन देगा? बी। बी विल पे द मनी, बी विल पे द मनी। तो क्या ए का पैसा दिया तो बी ऐसे पैसा वसूलेगा, तो क्या अभी बी क्रेडिटर का रोल प्ले करेगा? बिकॉज बी हैज गिवन क्रेडिट टू ए, इट विल बी कंसिडर। अगर ए ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो बी एज अ श्योरिटी विल रीपे द लोन। ये वाला खत्म है। दूसरा ट्रांजेक्शन, इन द नेक्स्ट स्टेप बी विल एक्ट एज अ सी और बी विल एक्ट एज इफ ही इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या करता है? दिए गए पैसे को वसूल करता है। तो क्या बी इज लाइबल टू क्लेम ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर ए? हाँ, और अगर 1 लाख रुपीज नहीं दिया मिस्टर ए ने तो क्या बी स्यू कर पाएगा? बी विल हैव ऑल राइट्स टू स्यू मिस्टर ए एज इफ ही इज अ creditor. That is right of subrogation. Surety will step into shoes of creditor. Surety will step into shoes of creditor मतलब वो क्रेडिटर के तरह एक्ट करेगा, क्रेडिटर के तरह पैसे वसूल करेगा, पैसे नहीं दिया तो क्रेडिटर की तरह केस फाइल करेगा. This kind of rights who will have, surety will have once he repay the loan on the amount on the account of debtor. That is right of subrogation. समझा? Right of subrogation, surety will step into shoes of creditor. क्रेडिटर के शूज में स्टेप करना मतलब he will have all right to claim the money as if he is a creditor. Okay. Next है implied promise to indemnify surety. है ना? implied मतलब होता है by default. क्या श्योरिटी ने अगर पैसा पे किया डेटर के बिहाफ पे तो it is implied as if debtor will have to compensate it to the surety. It is unsaid, it is implied. So in every contract of guarantee, there is implied promise by the debtor to indemnify it to the surety. The surety is entitled to recover from debtor whatever sum he has rightfully paid. Surety have to compensate the amount which is paid by him. These are the right against principal debtor. Number 1, right of subrogation. Number 2, right to indemnify the implied promise to indemnify the surety. Then है right against creditor. Surety is right to benefit the creditors securities. Okay. A, C, B. Same. C ने A को 10 लाख रुपए का लोन दिया. 10 लाख रुपए के लोन देते टाइम पे सी बोला था, देख लोन तो दूंगा मैं, बट मुझे गारंटर के साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए, मॉर्गेज चाहिए, हाइपोथिकेशन चाहिए. तो ए बोला गारंटर तो है मेरे पास मिस्टर बी, बट मैं तेरे गाड़ी के पेपर्स, तो ए सेड कि ये दो,
ये देखो गाड़ी के पेपर्स। सो ए ने उसके गाड़ी के पेपर सी के पास गिरवी रखे। गाड़ी का अमाउंट है लेट से 8 लाख रुपीस। गाड़ी का अमाउंट है 8 लाख रुपीस। नाउ श्योरिटी, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट द क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। जो क्रेडिटर ने सिक्योरिटी रखी है दैट इज गाड़ी के पेपर, उसका बेनिफिट लेने का या उसके मजे उठाने का राइट क्या श्योरिटी को है क्या? हाँ है। कैसे बताती हूँ, कल जाके अगर प्रिंसिपल डेटर मतलब मिस्टर ए ने 10 लाख रुपया नहीं दिया, किसका? सी का, क्रेडिटर का। अगर मिस्टर ए ने क्रेडिटर का 10 लाख रुपया नहीं दिया तो कौन देगा? बी देगा। बट क्या सी के पास ए का मॉर्गेज रखा हुआ है 8 लाख रुपए की गाड़ी के पेपर्स। सो सी क्या करेगा, 8 लाख रुपए पहले गाड़ी के इसमें से वसूल करेगा एंड देन ही कैन आस्क श्योरिटी एज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज। तो अल्टीमेटली इनको बोलना है सो श्योरिटी कैन क्लेम और श्योरिटी कैन टेक बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। ओके, श्योरिटी कैन टेक बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। क्या क्रेडिटर ने ए का एज अ सिक्योरिटी गाड़ी के पेपर रखवाए थे? हाँ रखवाए थे। गाड़ी के पेपर है 8 लाख रुपीस के, 8 लाख रुपीस। सो क्रेडिटर पहले वहां से कंपेल करेगा एंड देन फर्दर ही विल आस्क टू सिक्योरिटीज टू श्योरिटी फॉर एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीस। तो ये 8 लाख रुपए का बेनिफिट लेने का राइट क्या श्योरिटी को है? हाँ, श्योरिटी विल हैव ऑल राइट टू टेक बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरस्टूड? Sure, we will only pay 2 लाख रुपीस and then he will compel that 2 लाख रुपीस from debtor. और अगर बी ने 10 लाख रुपए पूरे दे दिए इसको तो क्रेडिटर को, तो देन क्रेडिटर डेफिनेटली विल हैव टू रिटर्न द प्रॉपर विल हैव टू रिटर्न द मॉर्गेज पेपर्स टू श्योरिटी, है ना? इधर ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी के या फिर जो भी गाड़ी के पेपर्स है वो बेनिफिट मिलेगा। Surety is entitled to take benefit of every security which creditor has taken against the debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety known of the existence of surety or not, and if creditor loses or without the consent of surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of security. भले ही श्योरिटी को पता हो सिक्योरिटी के बारे में या ना पता हो, क्या श्योरिटी को सिक्योरिटी का बेनिफिट लेने का पूरा पूरा राइट है? यस। राइट टू सेट ऑफ, श्योरिटी विल हैव whole right to set off if the creditor sues the surety for the payment of principal's debtor's liability. Surety may have the benefit of set off if any that the principal debtor had against the creditor. सी ने ए से ए को 10 लाख रुपए का लोन दिया, गारंटर कौन है अपना? बी इज द गारंटर। अभी लोन 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख रुपए के पेमेंट के फेल्यूर पे ऑफ कोर्स बी विल हैव टू पे द अमाउंट, बट सी को, सी और ए का पहला कुछ सेटलमेंट है। सी ने ए से बहुत पहले 2 लाख रुपए ले रखे, बहुत पहले 2 लाख रुपए ले रखे और उनके बीच में ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि ये जो 2 लाख है ना 10 लाख के अगेंस्ट कंपेंसेट कर देंगे, तो तू मेरे को 10 लाख मत देना, तू मेरे को सिर्फ 8 लाख रुपए देना। कौन बोल रहा है ऐसा? सी बोल रहा है। सी ए को बोल रहा है मेरे को सिर्फ 8 लाख देना, पुराना अपना 2 लाख का हिसाब कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अभी फेल्यूर पे ए के डिफॉल्ट पे या इफ ए कुड नॉट पे द लोन का अमाउंट देन हाउ मच बी कुड पे? ओनली 8 लाख शुड बी पेड। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो तो श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो एंड दैट विल बी इन फेवर ऑफ श्योरिटी, देन श्योरिटीज लायबिलिटी वोंट गेट डिस्चार्ज। क्या 10 लाख का डेट घट के 8 लाख हो गया? हाँ, 10 लाख का डेट अगर 12 लाख होता था तो B will be discharged from his liability. It would be considered as if it is a composition. तक्के वगैरह दूं क्या तुम दोनों को? पिलो वगैरह लाया करूं? और कौन सो रहा है? पिलो, ब्लैंकेट, शॉल सब लेके आती हूँ कल से।
अच्छे से बैठा करो, टाइट बैठा करो। कल से मैं भी ऐसे ऐसे पढ़ाने वाली हूँ अभी तुम लोगों को। कितना बोर होगा। राइट टू शेयर रिडक्शन, द श्योरिटी हैज right to claim proportionate reduction in the liability of principal debtor become insolvent। हाँ, ए ने सी से 10 लाख का लोन लिया, बी है अपना श्योरिटी। अगर अगर ए ही इंसॉल्वेंट हो गया तो, अगर ए ने बी से ऐसे ही लोन लिया होता बिना गारंटी वाला और ए इंसॉल्वेंट हो गया होता, तो क्या सी पूरा 10 लाख वसूल कर पाता था? नहीं। जितना भी उसके प्रॉपर्टी में लेफ्ट है, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, है ना। सो अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ेगा? बी को। क्या बी को पे करने की जरूरत है? नहीं। अभी इंसॉल्वेंसी का बेनिफिट मतलब डेटर के इंसॉल्वेंसी का बेनिफिट श्योरिटी को मिलना चाहिए। सो श्योरिटी विल गेट प्रपोर्शनेट रिडक्शन। कितना? दैट विल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोर्शनेट रिडक्शन मिलना चाहिए। सो ही विल गेट प्रपोर्शनेट रिडक्शन when surety when debtor get insolvent। प्रॉपर्टी में से रियलाइज होगा उतना। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली तो वैसे ही होगा, बट अभी प्रॉपर्टी में से एकदम ही 10-20% अगर रियलाइज हुआ तो दैट वोंट बी द केस। एटलीस्ट 40-50% रिडक्शन मिलेगा। 42। ये क्या है, ये बहुत कम केसेस में होगा कि किसी ने उधार लिया है, किसी गारंटर को रखा है और पूरा की पूरा वो इंसॉल्वेंट हो गया, देन गारंटर विल हैव टू पे द अमाउंट। अल्टीमेटली प्रपोर्शन रिडक्शन श्योरिटी विल गेट, दैट विल बी अप टू हिज एस्टेट। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि फर्दर वो रिकवर करेगा ही ना ए से। नहीं लगा सकता बिकॉज देर इज नॉट डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल। नॉट रिक्वायर्ड लगा भी सकता है। चलो, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी ने अगर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, को श्योरिटी विल ऑलवेज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, ऑलवेज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर एग्रीमेंट है 60-40, 80-20, तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। बट इफ नथिंग इज गिवन इन द एग्रीमेंट देन को श्योरिटी विल हैव टू बेयर इक्वल, इक्वल। ठीक है। Liability of securities bound in different sums. The principle of equal contribution, however, subject to maximum limit fixed by the surety to his liability. Co-sureties who are bound in different sum are liable to pay equally as far as the limit exceed. एक ट्रांजैक्शन के को श्योरिटीज है एबीसी, 4 लाख का ट्रांजैक्शन है। एबीसी ने कितने देने चाहिए? 4 लाख डिवाइडेड बाय 3, इक्वली दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट। बट ये जो मिस्टर सी बोल रहा है मेरी लिमिट 1 लाख तक की है, मैं 1 लाख से ऊपर गारंटी दे ही नहीं पाऊंगा, 1 लाख से ऊपर गारंटी दे ही नहीं पाऊंगा। तो इसका हो गया मैक्सिमम कितना? 4 लाख को डिवाइड करो 3 से, 1.33, 1.33 एंड 1.33 कंसिडर फॉर द टाइम बिंग। बट ए सी ने क्या बोला था, मेरा कितने तक है लाइबिलिटी? सिर्फ एक। तो ये 1 लाख का लाइबिलिटी इसका आ जाएगा। कितना बचा? 0.33। सो ये 0.33 शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ओके। वैसे तो को श्योरिटीज का लाइबिलिटीज इक्वल अनलेस अदरवाइज अग्री, बट कोई को श्योरिटी बोले कि मेरा 1 लाख से ऊपर बजट ही नहीं है, आई कैन नॉट गिव गारंटी मोर देन ₹1 लाख। सो फर्दर जो भी अमाउंट एक्सीडिंग है देन द गारंटी लिमिट और देन द लिमिट दैट शुड बी डिवाइडेड अमंग द अदर को श्योरिटीज। समझा क्या शर्विन? हाँ,
चलो लिखते हैं। टाइम हो गया, कहाँ हुआ, 2 मिनट बाकी है। आज तुम लोगों ने कुछ लिखा है क्या? 2 पेजेस सिर्फ? और एक लिख के टारगेट पूरा कर दो। चलेगा, ठीक है, कल लिखेंगे और क्वेश्चंस कल पूरा लिखना है यहाँ पर। कल बहुत लिखना है। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस एज वेल। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करके आना। कल का क्लास विल बी 8:30। हाँ, लेट थोड़ा क्लास शुरू किया ना, जल्दी किया क्लास तो अच्छा है। 8 बजे आ सकते हो क्या? बट एंडिंग टाइम विल बी सेम। 8 to 10:30 नहीं चलेगा? 8:30 ठीक। चलो, जो लोग बस से आते हैं 8:30 ठीक है। 8:30 इज फाइन। डिफरेंस का नोटबुक लेके आना है, ठीक है? आई वॉन्ट टू चेक। डिफरेंस रेगुलर दोनों लेके आ जाओ। और होमवर्क कर